हाँ जी, इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन को लेके ड्रामा हो गया और उसको मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में मार्केट करेक्ट हो गया, सेंसेक्स 70,000 तक चले गया, वी शेप रिकवरी दिखा दी और अब जैसे जो है मोदी जी शपथ भी ले लेंगे, ये सब इतना सब कुछ बदल गया। पर एक चीज नहीं बदली, वो थी इन्वेस्टर का सवाल कि अब क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि पिछले जो 10 साल एनडीए के रहे हैं वो बहुत डिफरेंट टैंजेंट में रहे हैं और अगला जो 10 साल होने वाला है वो बहुत डिफरेंट टैंजेंट में होने वाला है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये डिफरेंट होने वाला है और हम इस वीडियो में बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन से मेजर पॉइंट्स में ये वीडियो का डिस्कशन रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप सिंह शासन, आप सबका स्वागत करता हूं। जो पॉइंट्स हैं वो ये रहने वाले हैं कि अब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये सही समय है पीएसयू, इंफ्रा, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, थीमेटिक या वो उस कैटेगरी पीएसयू कैटेगरी से बाहर आने का, या फिर अगली मेरी थीमेटिक की कौन सी बेट होने वाली है। और जो मेन पॉइंट है कि इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस इलेक्शन के रिजल्ट्स का। और चौथा जो मेन पॉइंट है, चाइना, इंडिया और एमएनसीज का ट्रायंगल समझने की कोशिश करेंगे। मैं इतने पॉइंट्स पर डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम एक रोड मैप का डिस्कशन कर रहे हैं कि अगले 10 साल का क्या रोड मैप रहेगा इस गवर्नमेंट का। तो जो इलेक्शन के रिजल्ट से एज एक्सपेक्टेड नहीं आए, जो एग्जिट पोल ने बोला, जो हमें लग रहा था, जो नहीं लग रहा था, इसके पॉलिटिकल व्यू को डिस्कशन में नहीं करूंगा, बट ये बताऊंगा कि मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट नहीं आई है। अब मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट नहीं आती है तो मतलब उसको जो है गठबंधन करना पड़ता है। गठबंधन करेगा तो जिसके पास जो सीट्स हैं वो डिमांड करेगा, क्योंकि उसके बिना पावर अटेन नहीं की जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए के गठबंधन की जो मेजर दो प्लेयर हैं वो टीडीपी है और जेडीयू है। एन फैक्टर है, वो है नीतीश कुमार और जो नायडू। ठीक है, अब इनका एंगल समझेंगे। अब मैं ये रोड मैप इसलिए डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि हमें ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां रहती हैं और एज एन सिटीजन की क्या जिम्मेदारी रहती है, ये हम समझेंगे। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात बताता हूँ, गवर्नमेंट का क्या रोल है 10 साल के टाइमलाइन डिस्कशन में, सबसे पहली मैं बात बताता हूँ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट को लेके कि एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा ऑपोजिशन हमेशा बात करता है, रोजगार की बात करता है। तो रोजगार दो प्रकार का होता है, एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होती है और एक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट होती है। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट से मैं बात करता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है, जैसे जो लेबर क्लास होता है, या मैं बोलता हूँ कि जो डेली वेजेस के लिए जो काम करते हैं, डेली सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, वो होता है। परमानेंट एम्प्लॉय जो होता है मतलब कि मुझे एक मेरी जॉब लग गई और मेरा वहां पे फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि मुझे हर महीने, ऐसा नहीं है कि मुझे रोज उठ के कई दूसरा एम्प्लॉयमेंट देखना, मेरे हर महीने दर महीने, साल दर साल मेरा एम्प्लॉयमेंट चलेगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होती है और हम सिटीजन्स भी होते हैं। तो इसीलिए जो सेकंड डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे सिटीजन का क्या रोल है, कि स्किल डेवलपमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्किल डेवलपमेंट ये शब्द मैंने यूज किया है, क्यों किया है इसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैं एक डेटा पॉइंट की आपको बात करता हूं तो हमारा इंडिया का, अगर इंडिया गेम चेंजर बन सकता है, क्यों बन सकता है कि हम 140 करोड़ हैं, 140 करोड़ में से सबसे जो यूथ पॉपुलेशन है, सबसे जो यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड की, वो हम हैं। बट क्या हम में वो स्किल सेट है कि हम हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएं? तो इसीलिए ये शब्द जो है स्किल डेवलपमेंट की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट नेशनल स्किल डेवलपमेंट से लेके कई प्रोग्राम्स को ऑलरेडी रन कर चुकी है, बट गवर्नमेंट का अगर काम एम्प्लॉयमेंट का है तो मैं 10 ईयर के टाइमलाइन पे बात करता हूं कि पीएलसी योजना हो गई, एफडीआई को अट्रैक्ट करना हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका सिग्निफिकेंस ऊपर जाना हो गया, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो गया, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना हो गया। इन चीजों पे लेके इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था लास्ट के 10 ईयर्स। जहां पे अगर मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया। उसके बाद में अगर मैं एक चीज को आपको फोर्स करना चाहता हूं तो वो यूपीआई डिजिटलाइजेशन हो गया। और मैं डिजिटलाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ पे डेटा 38 गुना सस्ता है। अगर मैं यूएस के डेटा की बात करूं तो सर्विस सेक्टर का रोल हो गया, इंफ्रा का रोल हो गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल हो गया। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पुश किया था।
बट गवर्नमेंट कहाँ फेल हो गई? गवर्नमेंट जो नीचे जो स्किल सेट है, लेबर क्लास है, उनको अट्रैक्ट करने में गवर्नमेंट फेल हो गई। गवर्नमेंट का विजन अगले 10 साल का था, बट गवर्नमेंट को ये भूल गया कि वोट विजन से नहीं मिलते हैं। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को, इसीलिए मेजॉरिटी में उनकी गवर्नमेंट नहीं आई। बट मैं आपको वापस ये बात करता हूं कि 10 इयर्स में जो करा है वो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाले हैं। अब ये इंडिया गवर्नमेंट कुछ सेक्टर जो हैं, बीजेपी ये कैबिनेट्स अपने पास रखने की कोशिश करेगी। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इन पे उनका पुश रहने वाला है। इन पे इसलिए पुश रहने वाला है कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिस पे उन्होंने काम किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया है, उसको वो रिटेन करना चाहेगी। और रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट की कॉन्टिन्यूएशन में नहीं काम करेगी, जो आधा मेहनत कर चुके हैं पिछले 10 साल में वो नहीं करेगी, तो वो जो मेहनत का है वो कोई फर्क जो है जो डालने वाला है वो फर्क एज न्यूट्रल ना हो जाए। अब मैं इस जो मेन जो सेकंड पॉइंट है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि ये इंफ्रा, पीएसयू, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन कैटेगरी से बाहर आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, क्योंककि ये गवर्नमेंट ने जो मेहनत करी है वो आगे कंटिन्यू करेगी। कुछ बातें मानेगी और कुछ बातें नहीं मानेगी, क्योंकि अपना पक्ष भी रखेगी, क्योंकि 242 सीट्स इसके पास में हैं। और अगर मैं बात ये इसका करता हूं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए इसके बाद वाला वीडियो डेडिकेटेडली बनाएंगे कि 5 साल में कहाँ क्या होना चाहिए, कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए। अब हम बात करेंगे चाइना, इंडिया और एमएनसी का ट्रायंगल क्या है। तो एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। चाइना 2006 में पर कैपिटा इनकम पे 2000 यूएसडी था, जहां पे आज हम हैं। बट ऐसा क्या चाइना ने किया कि उसकी आज जो पर कैपिटा इनकम है 75,000 हो गई। तो उसने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट करा, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगना था, तो उन्होंने किसके थ्रू पैसा मांगा? उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स के थ्रू पैसा मांगा। अब ये 3 चीजों में चाइना की ग्रोथ स्टोरी पे डिस्कशन इसलिए क्योंकि चाइना आज 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कैरी करता है, और उसका जो एक्सपोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो 14% पे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से काम किया, वहां पे स्किल डेवलपमेंट का काम किया, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि स्किल डेवलपमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बात करता हूं अब ये कंसर्न की कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है वो एक कंसर्न चाइना के लिए इसलिए हो गया है क्योंकि अब वो जो उनका 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसके कारण उनको रेपरकशंस आ रहे हैं। बट इससे एमएनसीज का क्या लेना है? एमएनसीज का ये लेना है, एमएनसीज अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट करती हैं, है ना। ये कंपनीज जो हैं अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट करती हैं, कहीं से भी वो सामान ले मंगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, एप्पल के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। एप्पल कंपनी, एप्पल जो है वो यूएस की है, बट वो अपने सर्विसेज को असेंबल कहाँ से करवाती है? जैसे इंडिया में भी अब वो पार्ट आया है, पहले चाइना इसका मेजर प्लेयर है। तो इंडिया सबसे ज्यादा एमएनसीज कहाँ हैं? वो चाइना में है, तो ही तो उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 75,000 पहुंची है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी जो सबसे बड़ी इन तीनों के बीच में एक कॉमन चीज आई वो थी कोविड। कोविड एक मेन रीजन है इंडिया की सक्सेस स्टोरी का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि चाइना को जिम्मेदार समझा जाता रहा और जाता है कि कोविड के पीछे जो रीजन है वो चाइना ही है। यही रिजल्ट हुआ कि वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद पड़ गई। वर्ल्ड का जो मेजर लीडर है वो जो चाइना था, जो सब मैन्युफैक्चरिंग करता था, वो बंद हो गया क्योंकि कोविड आ गया। उस टाइम पे सब एमएनसीज की दिमाग की बत्ती जली कि हमें ऑल्टरनेटिव एक ऐसा जो है लैंड ढूंढना है जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जहां लोकल क्या बोलते हैं कि जो वेजेस, डेली वेजेस कम हो, और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। एमएनसी तब तक नहीं आती जब तक इंफ्रा नहीं होता, क्योंकि बीजिंग ओलंपिक्स के माध्यम से चाइना ने जो पैसा उठाया उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप किया, और उसने उसकी जो जर्नी है उसमें लीप लिया। तो वही चीज इंडिया के साथ में हुई। आज जैसे इंडिया का कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, अगर मैं टॉप 150 कंपनीज की बात करूं उसमें से अभी 14% कंपनीज ही इंडिया में आई हैं और मैन्युफैक्चरिंग बेस लेके आए हैं। मैंने एक बात की थी एम्प्लॉयमेंट की,
परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट। जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, जैसे हमारी सिटी इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है, तो वहां पे टेम्परेरी फेज में एम्प्लॉयमेंट आता है, बट परमानेंट कब आता है? जब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि अगले 20 साल 25 साल के विजन लेके आएंगी, 5 साल तो उनको स्टैब्लिशमेंट में लग जाएगा, तो 15 20 25 साल का विजन लेके आती है, तो वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है पीएलसी की स्कीम लेके आई, जो इंसेंटिव लिंक्ड जो है एक प्लान लेके आई कि हम एक डेडिकेटेड, इन्होंने एक करा, या आप एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर रहे हैं या आप यहीं पे इंपोर्ट, हमारा जो है इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, या फिर आप एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, इन कैटेगरीज वालों को वो सब्सिडी देना उन्होंने चालू की। सब्सिडी से ऑल्टरनेटिव टैक्स उन्हीं के पास में आया। और मैं एक चीज ये भी बोलता हूं कि ये एमएनसीज तब तक नहीं आएंगी जब तक इंफ्रा डेवलप नहीं होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने इतना काम किया और आगे भी करेगी। ये ट्रायंगल को समझ के एक कंक्लूजन ये निकलता है कि इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये रहने वाली है, कंटिन्यूड रहेंगी। तो इतना सब ज्ञान का मतलब ये है कि ये इसलिए समझना जरूरी है कि हमें खाली लगता है कि वोट्स नहीं आए, बट इस गवर्नमेंट ने एक्चुअली वोट्स के अलावा जो काम किया, वो काम किया था फिजिकल डेफिसिट को कम करने का। फिजिकल डेफिसिट बहुत अच्छे तरीके से कम हो रहा है और आगे भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीजें जो है इंडियन इकोनॉमी में हुई हैं, 10 साल में हुई हैं, आने वाले टाइम में भी होंगी, क्योंकि इतनी जल्दी मोदी जी हार नहीं मानेंगे। वो उन्होंने जो काम लिया उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और इस चीजों पे हमें बूम आएगा। 500 गीगावाट की कैपेसिटी को डेवलप करना है। कार्बन इमिशन में हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, तो उसके रिलेटेड जो सोलार के स्टॉक्स हैं, ईवी के स्टॉक्स हैं, वो भी बढ़ेंगे। बट उम्मीद थी कि जिस पेस से बढ़ेंगे, हो सकता है उस पेस से ना बढ़े, बट बढ़ेंगे। अब मैं एक बात बताता हूं कि 13% 14% अगर अगले 10 साल का मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ लेता हूं जीडीपी का, तो हम जो अगले 5 साल में नेक्स्ट 5 ट्रिलियन को कवर करेंगे। अगले 5 साल में हम ये जो मार्केट कैप 5 ट्रिलियन है उसको कवर करके हम 10 ट्रिलियन पे आने वाले हैं। तो इन सब चीजों के कारण आने वाले हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव प्योर डेटा पे था आपको समझाना। अब एक डेटा पे मैं आपको लेके चलता हूं। 4 जून को बाजार 4300 पॉइंट सेंसेक्स गिरता है, उससे पहले 2500 बढ़ता है, उसके बाद बढ़ते जाता है। अगर मैं आज सेंसेक्स की बात करता हूं तो 5 दिनों में नेट 1% की बढ़ोतरी होती है। तो आज अगर एक दिन की आज की बात करते हैं, जो फ्राइडे है जब हम शूट कर रहे हैं, तो 1600 पॉइंट चढ़ के ऑल टाइम हाई के लगभग ये बंद हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, जिस दिन मार्केट यहाँ पे 4 जून को ऑल टाइम ये 70,000 पे आया मार्केट 12:30 पे, वहां से अब 70 से अब 76 6,500 पॉइंट की रैली आ गई। क्यों एकदम आए? क्यों आए? मैं आपको इसका एक एग्जैक्ट डेटा बताता हूं। एग्जैक्ट डेटा आपको दिखेगा यहाँ पे। 4 जून को आप ये देखिए, 11,000 करोड़ का फ्यूचर एंड ऑप्शंस वो बुक होता है। कौन कर रहे हैं ये? एफआईआईज। यहाँ पे 43,000, यहाँ पे 8,000, और आज अगर मंथ डेट की बात करते तो 41,000। और वहीं मैं कैश सेगमेंट की बात करता हूं तो कैश में तो 4 जून को 12,436 करोड़ रुपए निकाला। अक्टूबर से अभी तक की मैं बात करता हूं तो एफआईआईज ने 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। ये डेटा बताने का एक सिंपल सा मतलब है कि अब एफआईआईज इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करते हैं या मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं होते। एफआईआईज 3 टाइप के होते हैं। एक लॉन्ग टर्म सोवरिन वेल्थ फंड्स में इंडिया का इंक्लूजन, इंडिया के बॉन्ड फंड का इंक्लूजन एक बहुत बड़ा फर्क चेंज करता है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म बेट्स लेते हैं वो 15 साल 20 साल के लिए एफआईआईज आते हैं। एक मिड टर्म में आते हैं, एक शॉर्ट टर्म में आते हैं। शॉर्ट टर्म में हेज फंड्स आते हैं, हेज फंड मैनेजर्स आते हैं या हेज फंड वाले आते हैं, जो कि ये जो चीजें हैं ये उनके द्वारा दी गई है। इंडियन बॉन्ड्स का वेल्थ, सोवरिन वेल्थ फंड्स में इंक्लूजन होना एक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं कल मिला था सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर से,
मैं उनका सेशन मैंने अटेंड किया, तो उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा हम स्टॉक को देखते हैं वैसा FIIs इंडिया को एज ए स्टॉक देखता है कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। जब वो इंडिया को एज ए स्टॉक देखता है तो वो इंडिया के सब माइक्रोज और मैक्रोज को देखता है। तो माइक्रोज और मैक्रोज में जो हमने जो जितने डिस्कशन किए हैं वो आते हैं। ये उनके सेशन का ही एब्रीविएशन समझ लीजिए कि मुझे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आया क्यों वो लोग इतने विजनरी होते हैं, वो क्यों इस पोजीशन पे हैं कि जहां वो मार्केट को पहले से देख पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं कि ये जो डेटा है ये इंडिया को एज ए स्टॉक हम देखते हुए मैंने ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले फिर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम वो जो 5 साल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है कि कौन सी कैटेगरी हमें पकड़ना है, और कुछ पार्ट जो है डेटा एनालिटिंग का हम उस पार्ट में कवर करेंगे।